संजय जी की दिव्य दृष्टि से बाजार को समझते हैं। फाउंडर सिट्रस एडवाइजर्स के हमारे जुड़ चुके हैं। संजय जी प्रणाम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे सर हम, और हम ट्रेड करते हुए एक अच्छा अर्निंग सीजन पीछे छोड़ के आए। ट्रेड डील का इंतजार करते करते अब आप समझिए बाजार थक चुका है। अब तो हम बात भी नहीं करते। और पिछले हफ्ते एक रिस्क था, दैट वाज फॉरेक्स, बट धीरे धीरे सब कुछ इस प्राइस में आ चुका है सर। क्या लग रहा है बाजार 2026 में अपने आप को किस चीज़ के लिए, किस लेवल के लिए और कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है? तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में निमंत्रण देने के लिए। और अगर आप 2025 को रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चीज लॉजिकली टॉप डाउन होना चाहिए था वैसा 2025 में हुआ नहीं। इन द सेंस कि अगर आप देखें तो आरबीआई ने जिस अग्रेशन के साथ रेट कट किया था उसके फलस्वरूप हमें उम्मीद करना चाहिए था कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स को अच्छा प्रदर्शन देना चाहिए था। लेकिन अगर आप इंडेक्स के तौर पे देखेंगे तो रियल एस्टेट का प्रदर्शन 2025 में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। मेरे ख्याल से 2026 में इस अबेरेशन की कुछ करेक्शन की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट के स्टॉक भागने लगेंगे, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि 2025 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, वो शायद 2026 में अच्छा प्रदर्शन देंगे। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हम अपने मार्केट में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं रूपी को लेके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए पिछले कुछ सप्ताह में, पिछले कुछ महीनों में जब भी रूपी वीक हुआ है, तो हमारा बाजार भी वीक हुआ है। हो सकता है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन लोग इस बात से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि रूपी की वीकनेस एफआईआई की सेलिंग को प्रोत्साहित करेगी। लेकिन जो भी कारण हो, रूपी अगर 2026 में इसी लेवल पर स्टेबलाइज करती है तो अच्छी बात है। और अगर रुपी में वीकनेस आती है तो हमें थोड़ी सी बाजार पे प्रेशर के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यूरोपी का फैक्टर भी हो गया। बाकी आपने मोटे तौर पे एक व्यू भी दिया मार्केट का। अच्छा सर, 2026 में जैसे कि आपने जिस बात को लेकर आप थोड़े सकारात्मक भी थे, लेकिन उसका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। रेट कट्स हुए, लेकिन उसका एडवांटेज सबसे बड़ा लिया पीएसयू बैंक्स ने। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गया। उन्होंने अपनी तेजी के क्रम में प्राइवेट बैंक्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। आइए इन रेट सेंसिटिव्स पे बात करते हैं। 2026 में भी क्योंकि इन्फ्लेशन आपका बहुत कंट्रोल्ड है, थैंक्स टू क्रूड 60 की ट्रेजेक्टरी में आपका सेटल्ड है। 2026 में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए किस पे फोकस करेंगे? हर तरफ एग्रेशन है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, बट इस एग्रेशन में कहीं मिसिंग पार्ट है प्राइवेट बैंक्स। किस पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि आप एनबीएफसीज को देखिए, आई मीन श्रीराम फाइनेंस की डील के बाद क्या एग्रेशन है, लुक एट एल&टी फाइनेंस, क्या एग्रेशन है। तो विनोद जी, ये जो रेट कट की ट्रेंड शुरू हुई 2025 में आरबीआई के द्वारा, मेरे ख्याल से इसका डिलेड इम्पैक्ट हम बाजार में देखेंगे। क्योंकि जो अनबैंक्ड सेक्टर है जिसको कि एनबीएफसीज प्राइमरली सर्व करते हैं, उस सेगमेंट में मेरे ख्याल से डिमांड फॉर लोन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने रिस्क को ज्यादा महत्व देते हैं, वो इस सेगमेंट में बहुत आसानी से घुसेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि 2026 में भी आपको एनबीएफसीज में ज्यादा प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जब कभी भी रेट कट हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स का प्रदर्शन हर समय उसमें अच्छा रहता है। पहले ऐसा इसलिए भी हुआ करता था क्योंकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एसएलआर की बुक थी, वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती थी और जब भी रेट कट होता था तो उसकी ट्रेजरी गेन्स उनके प्रॉफिट को इज़ाफ़ा देती थी। लेकिन अब हम लोगों ने ये भी देखा है कि उन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। सो मेरे ख्याल से 2026 माइट बी एन ईयर फॉर एनबीएफसीज एंड ऑल्सो एन ईयर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, तो 2026 एनबीएफसीज पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अच्छा होगा। संजय जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हमने ओवरऑल मार्केट पे आपका व्यू जाना
और साथ ही कुछ स्पेसेस की भी बात की। एक और स्पेस को लेकर आपसे सवाल मेरा ये कि 2025 में अगर एक स्पेस ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं तो है कैपिटल मार्केट स्पेस, और आज भी उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। चाहे आप BSE देख लीजिए, MCX या फिर न्यूली लिस्टेड स्टॉक ग्रो देखें आप, तो अच्छी तेजी। क्या 2026 भी 2025 जैसा रहेगा कैपिटल मार्केट स्पेस के लिए, और आपका नजरिया इस स्पेस को लेकर? तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा भी सेगमेंट था कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड जिसने कि 2025 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया। इन द सेंस कि अगर आप देखें तो अधिकतर जो ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया, और ऐसे भी गिने चुने ही स्टॉक्स हैं जो कि प्राइमरी रूप से इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के परिवेश में। तो मुझे लगता है कि 2026 में अगर आप 2025 के कंपैरिजन में देखें तो निफ्टी ने करीब 9% का रिटर्न दिया है, मिड कैप इंडेक्स ने करीब 4.5-5% का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस तो नेगेटिव है। मुझे लगता है कि 2026 में हमें ये सिचुएशन को रिवर्स होते हम देखेंगे, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्टिविटी आएगा। इसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कि ब्रोकिंग के स्टॉक्स पर होना चाहिए। और रहे जो बाकी सेगमेंट जैसे कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज हुए या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस तो उन्होंने अब तक दे दिया है। हो सकता है कि 2026 में उस तरह का शानदार परफॉर्मेंस हम उनमें ना देख पाएं। ओके, तो काफ़ी सेग्रीगेटेड है ये स्पेस, और वैसी अप्रोच अपनानी चाहिए। लेकिन संजय जी, IT स्पेस को लेकर भी मेरा क्वेश्चन है। 2024 काफ़ी सुस्त रहा, और इनफैक्ट 2025 भी, लेकिन जिस तरीके से अब हम साल के अंत में हैं और जिस तरीके से रिवर्सल IT स्पेस में देखने को मिला है, क्या अब यहाँ पे फुल फ्लेज रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, या फिर अभी भी ग्रीन शूट्स हैं? मेरे ख्याल से अभी भी ये ग्रीन शूट्स हैं, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में हो रहा है, जो ट्रेडिशनल मॉडल हुआ करता था जहां पर कि लार्ज मैन पावर को डिप्लॉय करके सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी भारत की लार्ज IT कंपनीज, वो मॉडल आज के संदर्भ में रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जैसा कि भारत की बड़ी कंपनियों ने पिछले कई IT के साइकिल्स में दर्शाया है, वो अपने बिजनेस मॉडल को इस नई उभरती परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेंगे। लेकिन ये ट्रांजिशन प्रोसेस इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं इस सेक्टर के प्राइस परफॉर्मेंस में, और जैसा कि आपने सही शब्द का प्रयोग किया है, मैं समझता हूँ ये ग्रीन शूट्स है। हालांकि इसके कंपैरिजन में अगर हम मिड कैप IT कंपनीज को देखें तो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी इस नई परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है, और उसका रिफ्लेक्शन उनके नंबर्स में भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप कंपनीज की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और जो लार्ज कैप IT कंपनीज है उनमें अगर शुरुआत अभी हुई है तो धीरे धीरे ही वो तेजी पकड़ेगा। ये संजय जी, मेटल्स और स्ट्रॉन्ग रहे, आई मीन इंडस्ट्रियल मेटल्स स्पेशली अगर आप देखें तो कॉपर या फिर प्रीशियस मेटल्स भी इंक्लूड कीजिए आप। मेरे ख्याल से बहुत सारे हाउस व्यूज FY26 के लिए नहीं मतलब CY26 के लिए माफ़ कीजिएगा, गोल्ड पे 4800 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये डोमिनेशन मेटल्स की कायम रहेगी क्या? तो वीरेंद्र जी, उसको आपको दो भाग में बांट देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड द प्रेशियस मेटल, क्योंकि दोनों के पीछे जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो अलग हैं। जहां तक प्रेशियस मेटल की बात है, जिस तरह की डिमांड सेंट्रल बैंकर्स ने दिखाई है गोल्ड के प्रति, ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। मेरे ख्याल से ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस शायद ये डी डॉलराइजेशन की ट्रेंड की शुरुआत है, और ये ऐसा नहीं है कि एक साल में पूरी होगी, ये कई साल तक चलेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रेशियस मेटल के लिए डिमांड बरकरार रहेगा। उसी के संदर्भ में सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर ने चूंकि इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है रिटेल इन्वेस्टर को कि अब उस इन्वेस्टर में के सेगमेंट से मोमेंटम के कारण डिमांड और भी आ रहा है। और हम जानते हैं कि सिल्वर की प्रोडक्शन की लिमिटेशन है। अब तक 60% जो सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता था वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसकी डिमांड बढ़ रही है।
तो मेरे ख्याल से दोनों सिल्वर और गोल्ड का आउटलुक जो 2026 में है, लॉजिकली मुझे लगता है कि वो बरकरार रहना चाहिए। रही बात जो बाकी कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि फेरस और नॉन फेरस मेटल्स हैं, मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड के लिए 2026 में अगर अच्छा है, चाइना की भी इकोनॉमी में अगर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा तेज़ी पकड़ती है, तो मेरे ख्याल से दोनों फेरस और नॉन फेरस मेटल्स भी 2026 के लिए एक रेलेवेंट सेगमेंट रहेगा। ओके, तो मेटल्स में काफ़ी पॉजिटिव है संजय जी। लेकिन एक और स्पेस, क्विक कॉमर्स स्पेस, काफ़ी चर्चित स्पेस है, बर्निंग स्पेस भी कह सकते हैं संजय जी इसको। लेकिन इटर्नल ने जिस तरीके से हाल में गिरावट दिखाई है, स्विगी भी थोड़ा कमज़ोर है, अब जेप्टो का आईपीओ भी आने वाला है, ऐसे मूड मॉल में क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका नज़रिया क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर एज एन इन्वेस्टर हम इस स्पेस को बहुत डर के साथ देखते थे, काफ़ी हद तक उनके बिजनेस मॉडल्स के फ़ैमिलियरिटी के कारण वो डर काफ़ी हद तक दूर हो गया है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो इनके शेयर होल्डिंग में भी जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है, वो पहले से ज़्यादा दिखता है। रही बात कि इनकी वैल्यूएशन को जो हम ट्रेडिशनल मापदंड से देखते थे, वो मापदंड इनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। वो भी अगर आप देखिए तो वो भी नज़रिया जो है वो बदल रहा है, क्योंकि अब ये काफ़ी ऑपरेटिंग लेवल पर इनमें से बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एज़ एन इन्वेस्टमेंट सेगमेंट, ये जो न्यू एज की कंपनीज़ हैं, वो अब हर पोर्टफोलियो के में एक रेलेवेंट जगह अपने लिए बना रही हैं और इसको इग्नोर करना संभव नहीं है अब। ओके, मेरे से बातचीत भी हो गई है, न्यू एज स्टॉक्स पे भी हो गई। अच्छा, अभी रेलवे की बात हुई थी इसी कार्यक्रम में एक बार। मैं आपसे डिफेंस से पूछना चाहूँगा। डिफेंस मोर और लेस नेगेटिव विद प्राइस डैमेज पिछले 4 महीने में रहा। मैं जी। बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें, मतलब मेरे ख्याल से FY26 बजट एलोकेशन था हमारा डिफेंस का, इट वाज 6.8 ट्रिलियन। अगर ये 8 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, संजय जी क्या लग रहा है, हमें डिफेंस में क्या क्या पिक करना चाहिए इस वक्त? तो देखिए वीरेंद्र जी, डिफेंस एज एन अपॉर्चुनिटी हमारे ख्याल से समय से पहले चल पड़ा। इसी के लिए अगर आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो डिफेंस वाज वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस भी देखेंगे तो डिफेंस इंडेक्स का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था फर्स्ट हाफ में। ये जो रुकावट और गिरावट आई है डिफेंस इंडेक्स में, ये पिछले 3 महीने की फिनोमेना ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि डिफेंस कंपनीज के लिए डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिवली भारत की सरकार हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को फॉरेन कंट्रीज में मार्केट कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक से कहीं ज़्यादा है। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है, वो है एग्जीक्यूशन का रिस्क। कितनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ये किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएँगे? अभी हाल में आपने देखा कि एक हादसा जो हुआ दुबई में, उसके कारण कैसे नज़रिया बदल गया डिफेंस के कंपनीज़ के बारे में। तो मेरे ख्याल से इस तरह की सेटबैक्स ना हो तो अच्छी बात है। कंपनीज़ की एग्ज़ीक्यूशन की एबिलिटी जितना ज़्यादा स्केल पर बढ़ेगी, उतना ही मेरे ख्याल से इनका आउटलुक पॉजिटिव होता जाएगा। ओके, तो फिलहाल ये व्यू डिफेंस स्पेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू तमाम श्रेया। सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए, और CNBC आवाज़ की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष काफ़ी अच्छा जाए सर। आपका और आपके श्रोताओं को भी। थैंक यू सो मच।